हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण वो अपना और इस दुनिया का भविष्य देख लेती है। पर कैसे? कहानी शुरू होती है और यहाँ हम कुछ अजीब से दृश्य को देखते हैं, जैसे कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर गोल्फ कोर्स में भाग रही हो। दूसरी ओर क्लोवी शादी की ड्रेस में घबरा कर भाग रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसके हाथों से बिजलियां निकलना शुरू हो जाती है। तभी अचानक ऊपर आसमान में हम पृथ्वी जैसा हूबहू एक और प्लैनेट देखते हैं जो कि बस अब हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। पर यह सब क्लोवी को पहले से ही पता चल चुका है, इसलिए वो इस तरह से भाग रही है। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके लिए हम चलते हैं 1 महीने पहले, जहाँ हम क्लोवी और इसके हस्बैंड जॉन को देखते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन ये अपने रिसेप्शन पर नहीं जा पा रहे क्योंकि इनकी कार एक गड्ढे में फंस गई है। वेल, जैसे तैसे करके ये शाम तक एक पैलेस में पहुंचते हैं जो असल में क्लोवी की बहन नारा और उसके हस्बैंड विल का था। वो दोनों उनके देर से आने की वजह से काफी नाराज होते हैं क्योंकि सारे गेस्ट उनका अब सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब अंदर जाते हुए उसकी नजर आसमान में एक चमकते हुए तारे पर पड़ती है, तो वो विल से पूछती है कि वो क्या है। वो बताता है कि यह एंटेरस है, एक स्टार है जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है। तो दोस्तों, विल असल में एक साइंटिस्ट होता है, इसलिए उसे स्पेस के बारे में काफी जानकारी थी और इस स्टार के ऊपर उसकी काफी दिनों से नजर भी टिकी हुई है। अब सबसे मिलने से पहले क्लोवी अपने पसंदीदा घोड़े से मिलती है, लेकिन इसमें समय बर्बाद हो रहा था, जिससे कि नारा गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। और फाइनली सभी गेस्ट इस कपल से मिल पाते हैं, जिसके बाद सारी रस्में रिवाज होती है, जिसमें एक थी कुछ पर्चियां निकालना, उसके अंदर लिखे नंबर को बताना, लेकिन इसमें सभी के जवाब गलत थे। इसके बाद अब खाना पीना होता है और तभी वहां क्लोवी के बॉस आते हैं और सभी के सामने ऐलान कर देते हैं कि वो क्लोवी का प्रमोशन करने वाले हैं और उसे डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही देर की थी, खासकर क्लोवी के लिए, क्योंकि वो कई दिनों से डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रही है। और जब आज सबके सामने उसके माँ बाप जो कि डिवोर्सी हैं, वो स्पीच देते हुए एक दूसरे को ताना मारने लगते हैं और ये सारी चीजें देखकर क्लोवी की तबीयत और खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, यहाँ तक कि वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा। लेकिन तभी नारा की नजर उस पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन परेशानी में है, इसलिए वो उसे लेकर रूम में आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हमारे मॉम डैड की बातें सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम वहाँ कोई बवाल ना मचा दो, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि तुम्हें डिप्रेशन जैसी बीमारी है। लेकिन क्लोवी सबको इग्नोर करके घर से बाहर चली जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखती जा रही थी और फिर वापस पार्टी में आ जाती है और खुश दिखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो अंदर से टूटी हुई है। वो बस ये सब जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि वो इस पार्टी से बाहर निकलने की वजह ढूंढना शुरू कर देती है। और फिर उसकी नजर नारा के बेटे लियो पर पड़ती है, जिसे अब नींद आ रही थी, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे सुला देती है और इस बहाने खुद भी सो जाती है। कुछ इस तरह से उसे थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन जब पार्टी में ढूंढने के बाद भी नारा को क्लोवी कहीं दिखाई नहीं देती, वो परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू करती है और अंत में जाकर उसे अपने बेटे के साथ पाती है। उसे समझ आ गया था कि क्लोवी को उसकी जरूरत है। तभी क्लोवी उठ जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि आखिर किस तरह वो सालों से इस बीमारी से जूझ रही है। तब क्लोवी उसे बाहर आने के लिए बोलती है क्योंकि वहां लोग उसका इंतजार करें, आज उसकी शादी है, उसका रिसेप्शन है। दूसरी तरफ क्लोवी की माँ ने खुद को रूम में बंद कर लिया है क्योंकि उसकी क्लोवी के डैड से लड़ाई हो गई है और इस बात से विल बहुत परेशान था क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी उसके जानने वालों में से थे और इन सब चीजों से उसकी बेइज्जती हो रही थी। इसी तरह से पार्टी चलती रहती है और कुछ देर बाद क्लोवी बाहर आती है और पार्टी में फिर से शामिल हो जाती है। पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। वेल, क्लोवी फिर से पार्टी में वापस आ तो गई थी, लेकिन यहाँ उसे लगता है कि शायद जॉन उसकी बातों से खुश नहीं है और इस शादी से भी, इसलिए वो उसके साथ रूम में जाती है। लेकिन वहाँ जॉन उसे अपने आने वाले कल के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उसने तो उसके साथ कई सारे सपने देख लिए हैं, जो कि अब वो धीरे धीरे सपनों को पूरा करने वाला है। लेकिन यहाँ क्लोवी अब ठीक नहीं है, उसकी हालत अब और बुरी होती जा रही है। डिप्रेशन अब उसके दिमाग पर चढ़ गया है, जिस वजह से उसे अपने आसपास वाले लोग पर गुस्सा भी आता जा रहा है। इसी दौरान उसके बॉस अपने भांजे टिम को उसे दोस्ती करने के लिए भेज देते हैं और इस बात से क्लोवी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो हर समय उसके पीछे ही पड़ा रहता है। अब कुछ देर बाद वो अपनी मॉम से जाकर मिलती है और उनसे कहती है कि मुझे अब डर लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे ये शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही रूडली कहती हैं कि तुम्हें जो करना है करो या फिर मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो जॉन को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए वो ऐसा तो नहीं कर पाएगी। वो अब उसके साथ दोबारा से पार्टी में आ जाती है और खुश रहने की कोशिश करती है।
सभी लोग सारे रिचुअल करते हैं और आखिर वो समय आ जाता है जब दोनों को साथ रहना है। लेकिन वहाँ क्लोवी उससे कहती है कि उसे थोड़ी देर बाहर जाना है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो हैरान था कि आखिर उसे क्या हो गया और ऐसे समय पर उसे बाहर क्यों जाना है। पर क्लोवी वहां से भागते हुए उसी गोल्फ कोर्स में चली जाती है जिसमें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तभी वहां पर टिम आता है और वो उसके साथ फिजिकल हो जाती है। मतलब उसकी दिमागी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो शादी किसी और से कर रही है और फिजिकल किसी और से हो रही है। इस समय पर वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी कंपनी में काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसे और उनकी जॉब दोनों ही बहुत बुरे लगते हैं। और ऐसा उसने सबके सामने कहा था। इसके बाद वो एक और चीज़ करती है, उसने अपनी शादी भी तोड़ दी थी, जिससे कि जॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने पेरेंट्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ क्लोवी पहले से ही डिप्रेस थी, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें होना उसके लिए और बड़ी मुसीबत बन गई थी। लेकिन मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके मॉम डैड, वो भी उसे छोड़कर चले जाते। यहाँ तक कि उसके डैड ने जो उसके लिए लेटर लिखा था उसमें उन्होंने अपनी स्टेप डॉटर का नाम लिखा हुआ था, ना कि उसका, जो कि उनकी रियल डॉटर है। यहाँ क्लोवी की हालत मानो मरने जैसी हो गई थी क्योंकि अब वो डिप्रेशन के टॉप लेवल पर थी। और दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में आपको कही हुई बातें दूसरों को मजाक भी लग सकती है। और आजकल की सोसाइटी में ऐसा ही होता है। डिप्रेशन बस एक अर्बन डिसीज बन के रह गई है, यानी कि अमीरों की बीमारियां या फिर शहर वाले लोगों की कहानी। कहानी आगे बढ़ती है। उस रात नारा अपनी बहन का ख्याल रखती है और सुबह होते ही उसे हॉर्स राइडिंग पर ले जाती है, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा फील कर सके। पर बीच में क्लोवी का घोड़ा रुक जाता है। तब उसकी नज़र आसमान पर पड़ती है और वो देखती है कि जिस स्टार के बारे में विल ने उसे बताया था वो अब गायब हो चुका है। अब यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी का दूसरा पार्ट, जिसका अधिकतर हिस्सा क्लोवी के सबसे बड़े सपोर्टर नारा के ऊपर है कि अगर वो नहीं होती तो शायद आज वो जिंदा ही नहीं रहती। एक वही है जिसने उसकी बीमारी को समझा, लेकिन अब यहाँ नारा के साथ भी कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो उसने सोचा नहीं होगा। उसका हस्बैंड विल उसे बताता है कि एक मेलनकोलिया नाम का प्लैनेट हमारी पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो एंटेरिस तारा भी गायब हो चुका है। अब ये बात सुन के नारा बहुत डर जाती है। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये मेलनकोलिया पृथ्वी से ना टकराया जाए, जिससे कि हमारी दुनिया तबाह ना हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद क्लोवी वापस से अपनी बहन के घर आ जाती है, लेकिन अब वो पहली जैसी नहीं रही। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। वो ना तो कुछ खा रही है और ना ही पी रही है। वो दिन भर सोती रहती है और ये सिम्टम है डिप्रेशन के, जो कि अब उसके लिए एक मुसीबत बन चुका है। कभी कभी तो वो बेवजह ही रोना शुरू कर देती है। उसके डिप्रेशन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी शादी टूट चुकी है, माँ बाप छोड़कर जा चुके हैं। इस तरह से जीना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। लेकिन यहाँ नारा को अब उसकी फिक्र हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो हमेशा उसका साथ देती है, उसका ख्याल रखती है, जैसे वो बरसों से करती आ रही है। क्लोवी का डिप्रेशन अब इतना बढ़ चुका है कि अब बार बार वो अपने पसंदीदा घोड़े को बेवजह मारना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय उसे आसमान में मेलनकोलिया वही प्लैनेट दिखता है जो कि अब धरती के करीब आता जा रहा है। लेकिन उसे देख के मानो क्लोविया ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसे उस प्लैनेट को देख के सुकून मिलता था, लेकिन वहीं नारा उस प्लैनेट को देख कर परेशान होने लगी थी। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं दुनिया खत्म ना हो जाए। पर विल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विल उसे समझाता है, उसे कैलकुलेशन करके दिखाता है कि ये प्लैनेट हमारी धरती के पास से होकर गुजर जाएगा, वो हमसे टकराएगा नहीं। वो उसे तसल्ली तो दे देता है, लेकिन नारा बार बार इस बारे में इंटरनेट पर चेक करती रहती है। और कुछ लोग अभी भी थे जिनका मानना था कि ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा, और इनकी बातें वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोवी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो मानो मेलनकोलिया में खुद की डिप्रेशन की मेडिसिन मिल गई थी। वो जब भी उदास होती थी बस उसे देखने लगती थी। अपनी फैमिली के बारे में सोचकर नारा की तबीयत अब बिगड़ने लगती है। जब वो इस बारे में क्लोवी को बताती है तो वो कहती है कि ठीक तो हो रहा है, ये दुनिया एविल हाउस है और यही वजह है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है। वो इस कदर डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे खुश होना और कहाँ पे ना खुश। उसकी इन सब बातों से नारा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद हम बाहर खड़े लियो को देखते हैं जो मेलनकोलिया को करीब आते हुए देख रहा था। अभी वहाँ क्लोवी आती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि बस एक दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक रात सभी बाहर बैठे होते हैं, जहां विल उन्हें मेलनकोलिया का एक व्यू दिखाता है जो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इसे देखकर नारा खुश नहीं बल्कि परेशान हो रही थी। विल उसे एक सर्कल टूल से उस स्टार का व्यू दिखाता है और उसे समझाता है कि 5 मिनट बाद इसे देखना ये और छोटा हो जाएगा। अब 5 मिनट बीतने के बाद वो उसे फिर से मेलनकोलिया को देखती है और अब सच में वो छोटा हो गया था। मतलब कि वो पृथ्वी से दूर जाता जा रहा था। और ये देखकर उसकी खुशियां वापस लौट आती है और उसे चैन की सांस आती है।
लेकिन अगले दिन जब विल को वो परेशान देखती है तो उसे इस बारे में पूछने जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग गया था। तब नारा उसके दिए हुए उसी टूल को मेलनकोलिया को फिर से चेक करती है। अब तक वो बहुत ही छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन होता इसका उल्टा है। मेलनकोलिया दूर नहीं बल्कि धरती के धीरे धीरे करीब आ रहा था और थोड़ी ही देर में वो हमारी धरती से टकराने वाला था। और यही देखकर विल डर गया था, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया। लेकिन यहाँ सबसे पहले तो उसे विली को ढूंढना है। पल में जाती है जहाँ वो देखती है कि विल ने खुदकुशी कर लिया, मतलब अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जो सब वादे किए थे वो सारे झूठे थे। यहाँ पर नारा सबसे पहले उसकी बॉडी को छुपा देती है और उसे घोड़े से बाहर भेज देती है ताकि सभी को लगे कि वो घुड़सवारी करने के लिए गया है, जिससे कि उसका बेटा ना डरे। कुछ देर तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन आखिर कब तक कोई इंसान अपने डर को छुपा सकता है। और एक समय पर वो सामने आ ही जाता है और यहाँ नारा का डर उस पर हावी होता जा रहा था। अब वो अपने बेटे को लेकर भागना शुरू करती है, लेकिन वो भाग कर जाएगी कहाँ? अब पृथ्वी पर कोई भी जगह सेफ नहीं है। और क्लोवी उसे रोकती है और कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं है, तुम रहोगी तो पृथ्वी पर ही, इसे बाहर तो नहीं जा सकती। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और गाड़ी लेकर निकल जाती है। पर बीच में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसी समय मौसम भी बिगड़ जाता है। आसमान से पानी की जगह अब सूखे ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि अंत अब करीब है। ये देखकर नारा वहीं बैठकर रोने लगती है और अपने बेटे को उठाकर वापस घर की तरफ भागती है। यहाँ क्लोवी उसे समझाती है कि तुम जितना भी इसे भागोगी ये उतना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम सब साथ रहें जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। लेकिन नारा किसी की नहीं सुनती और बाहर हम लियो को देखते हैं जो विल के घोड़े को देखता है। लेकिन वहाँ कहीं भी उसके डैड उसे नजर नहीं आ रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि उन्हें कुछ तो हो गया है। यहाँ वो ये भी समझ गया था कि अब वो लोग खत्म होने वाले, और उसके डैड ने ये भी बताया था कि जब इस दुनिया का अंत होगा तो सब लोग एक साथ मरेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो क्लोवी कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे एक मैजिकल टेंट के बारे में बताया है जिसके अंदर हम बैठ कर बच सकते हैं। वो उसे ऐसा कहकर झूठा दिलासा दे रही थी, पर वो बच्चा था इसलिए उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उस समय के बाद हम तीनों को साथ में उसी मैजिकल टेंट में देखते हैं। नारा खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन वहीं लियो को यकीन था कि वो बच जाएगा। क्लोवी बिल्कुल शांत थी, ऐसा लग रहा था कि उसे खुशी मिल रही है उस दुनिया को खत्म होते हुए देख। अब कुछ ही देर बाद मेलनकोलिया धरती से टकराता है और हमारी धरती के टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग मारे जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बेसिकली दोस्तों, ये कहानी हमें डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के बारे में बताती है कि आखिर कैसे वो हर दिन परेशानी, लाचारी और कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन आसपास कोई उनकी बातें समझ नहीं पाता। क्लोविया पिछले 1 साल से वैसा ही महसूस कर रही थी जैसे दुनिया खत्म होने की खबर सुनकर उसकी बहन ने महसूस किया। इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 24 घंटे बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इन 24 घंटों में आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में अलग अलग तस्वीरें आएंगी कि कैसे हमारा अंत होगा, हमारे चाहने वाले हमारे सामने मरेंगे। आप पूरा दिन मरने के बारे में सोचेंगे और वो 24 घंटे हमारे लिए 24 साल के बराबर हो जाएंगे। तो हर वो आदमी जो डिप्रेशन से जूझ रहा है उसके दिमाग में यही सब चलता है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई डिप्रेस आदमी दिखे तो उसके पास बैठकर उसकी मदद जरूर करिएगा। मेरा सवाल आपसे है, अगर इस दुनिया को खत्म होने के लिए 24 घंटे बचे हों तो आप पहला काम क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।